सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आप जानते हैं कक्षा 11 की ही भांति कक्षा 12 में भी हमारी रसायन विज्ञान की 2 पुस्तकें हैं और इन 2 पुस्तकों के पहले भाग का पहला अध्याय यानी कि ठोस अवस्था से आज हम अपनी रसायन विज्ञान की कक्षा का शुभारंभ करेंगे। तो कक्षा प्रारंभ करने से पहले आइए हम देख लें कि हम किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, यानी कि ठोसों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। यद्यपि कि आपने ये पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, फिर भी किसी नए ज्ञान से जुड़ने से पहले उनका एक बार हमको पुनरावलोकन ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय यानी जो ठोस के 2 प्रकार हैं उनमें क्या विभेद है। फिर हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, कितने प्रकार के वो होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका का प्रत्यय क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। और अंत में, पाठ के अंत में हम देखेंगे कि अवयवी कणों की संख्या के आधार पे या स्थिति के आधार पे एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ आपके आसपास पाए जाते हैं वो 3 अवस्थाओं में, प्रमुख 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस का कुछ उदाहरण आप सोचिए मन में, तो पत्थर है, हीरा है, सोना है, चांदी है, नमक है, चीनी है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपके आसपास होंगे जो ठोस हैं। तो इन ठोसों में सामान्य लक्षण क्या है जो सभी में प्रायः पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला लक्षण आपको ध्यान होगा कि ठोसों के द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान का आयतन निश्चित होता है, यानी ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है। ये एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है। इसके बाद होता है कि जो ठोस के अणु होते हैं वो बहुत ही प्रबल अंतरा आणविक बल से बंधे होते हैं, यानी कि जो इन अणुओं में आपको ध्यान होगा इस प्रकार की संरचना जो है वो ठोस की दिखाई जाती थी आपको छोटी कक्षाओं में, कि अणु जो है वो बहुत पास पास होते हैं। क्यों पास होते हैं? क्योंकि इन अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल जो होता है वो बहुत प्रबल होता है। और यही वजह है कि इनके बंधों की दूरी भी जो है वो बहुत कम होती है, परास उनकी कम होती है। इसके अलावा जो ये ठोस होते हैं ये असंपीड्य अर्थात नॉन कंप्रेसिबल, वो जो मेज जिस पे आप लिखते हैं या वो जो कुर्सी जिस पे आप बैठते हैं, अगर आप उसे दबा के देखिए तो आप उसे बहुत अधिक दबा नहीं सकते हैं। यानी ठोसों का एक गुण ये होता है कि यदि उनको दबाया जाए तो उन्हें दबाया नहीं जा सकता है, असंपीड्यता, नॉन कंप्रेसिबिलिटी उनमें होती है। और ठोस छूने में बहुत कठोर होते हैं। आपने सुना भी होगा कि हीरा जो है वो कठोरतम तत्व है, तो वो कठोर प्रकृति प्रायः इनमें पाई जाती है। इसके अलावा इसके माध्य स्थिति से इनमें लघु विस्थापन होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो अणु हैं ये अपनी मध्य स्थिति से दोनों तरफ यदि विस्थापन करना चाहें या कहिए चारों तरफ अगर विस्थापन करना चाहें तो ये बहुत दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मध्य स्थान बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं ये। तो इनका अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन यानी आयाम जो है वो बहुत ही
कम होता है। इसके अलावा अन्य भी कुछ गुण हैं, जैसे कि तरलता है, तो ठोसों में तरलता यानी प्रवाह की क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा ठोसों में चुंबकीय गुण अगर देखे जाएं तो पाए भी जाते हैं कुछ में और कुछ में नहीं भी पाए जाते हैं। विद्युतीय गुण की अगर हम बात करें तो विद्युतीय गुण की रेंज बहुत ही ज़्यादा है, इसमें प्रबल चालक से लेकर के कुचालक तक ठोस होते हैं। अब जब हम ये जान गए कि ठोस के सामान्य लक्षण क्या हैं, हमने पुनरावलोकन कर लिया, तो आइए अब हम देखते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस का प्रमुख वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से किया गया है, यानी ये दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका क्रिस्टलीय या वास्तविक ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय या आभासी ठोस, जिसे हम कहते हैं अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड जैसे कि ग्लास है, रबड़ है, कांच है, मतलब रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब आपके अक्रिस्टलीय के उदाहरण हैं। और क्रिस्टलीय की बात करें तो हीरा है, नमक है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, ये सारे आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब हमने अगर बात करी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम वास्तविक ठोस कह रहे हैं और अक्रिस्टलीय को आभासी ठोस कह रहे हैं, यानी वो वास्तविक नहीं है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पे हम इन दोनों ठोस में विभेद कर सकते हैं। अब देखने में अगर आपको कोई चीज़ ठोस लग रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ठोस ही हो। अगर रबड़ का कोई ट्यूब है, आपको ठोस लग रहा है, पर ये आवश्यक नहीं कि वो ठोस हो। तो इसके लिए हम क्या कुछ लक्षणों पे अब देखेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पे हम इसमें विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण है आपका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों, वो छोटी छोटी क्रिस्टल संरचनाओं से मिलकर के बनते हैं। तो वो जो क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं छोटी, उनका एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। जैसे कि अगर कोई ठोस इस प्रकार से, ठोस दो परमाणुओं से मान लीजिए मिलके बना है, दो प्रकार के कणों से, तो अगर उसमें ये पैटर्न पाया जा रहा है, इस प्रकार से कण उसके व्यवस्थित हैं, तो फिर इसी प्रकार से उसके ये निश्चित उनका आकार हर जगह पाया जाएगा। यानी कि ये ज्यामितीय पैटर्न जो है ये निश्चित है, एक विशिष्ट ठोस के लिए यही ज्यामितीय पैटर्न हर जगह पाया जाएगा। और जबकि दूसरी तरफ हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में अमॉर्फस, अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ही है आकृति ना होना। तो इससे पता लगता है कि जो अमॉर्फस हमारे ठोस हैं, इनमें कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है। तो सबसे पहला लक्षण तो यही हो गया। इसके बाद दूसरा लक्षण है आपका कि दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था। तो दीर्घ परासी व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? हमने आपको बताया कि वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल जिनसे मिलके क्रिस्टलीय ठोस बने हैं, उनका जो ऑर्डर है, रेंज है, यानी वो लंबी दूरी तक उन्हीं क्रिस्टलों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। मतलब अगर इस प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना है तो वो बहुत दूर तक इसी प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना आपको प्राप्त होती रहेगी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसे हम बोलते हैं, यानी लंबी दूरी तक वही क्रिस्टल पुनरावृत्ति करता रहेगा। और दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस में तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि आकृति ही नहीं होती है। अगर कोई निश्चित आकृति होती भी है तो उसकी रेंज जो है वो बहुत कम होती है, यानी ये लघु परास इनकी होती है। वो थोड़ी दूर तक तो नियमित होते हैं, फिर उनमें अनियमितता आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पे अपने, जो है कि आप विषम दैशिक प्रकृति और समदैशिक प्रकृति। ये आपके लिए नया प्रत्यय है बच्चों। तो विषम दैशिक प्रकृति का शाब्दिक अर्थ क्या समझ में आ रहा है कि दिशाओं के आधार पर प्रकृति में विषमता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो कि दिशाओं पे आधारित होते हैं, यानी कि एक दिशा से हम नापें तो उनका मान कुछ और आएगा और दूसरी दिशा से नापें तो उनका मान कुछ और आएगा। भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक है,
विद्युत चालकता है, प्रतिरोध है, प्रतिरूपण बल है, ये सारे जो भौतिक गुण होते हैं ये दिशाओं पे आधारित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है। तो हमारे मन में एक प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि ये दिशाओं पे आधारित हैं क्रिस्टलीय ठोस में। आइए ये भी देखते हैं। अब मान लीजिए ये क्रिस्टलीय संरचना आपके सामने है और किसी विशिष्ट गुण का आप मापन करने जाती हैं। इस दिशा से यदि आप उस गुण का मापन करें और इस दिशा से यदि उस गुण का मापन करें तो आपको कुछ अंतर पता चलता है बच्चों। इस दिशा में कणों की व्यवस्था इस प्रकार से आ रही है, जबकि इस दिशा में जब हम जा रहे हैं तो कणों की व्यवस्था इस प्रकार से आ रही है। दोनों व्यवस्थाओं में अंतर है। यहाँ पे ये आ रहा है, फिर ये, और जबकि इस दिशा में जब हम चल रहे हैं तो ये सारे इस प्रकार के कण आ रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के कणों के आने के कारण ही क्रिस्टलीय ठोसों में विभिन्न दिशाओं से नापने पे भौतिक गुणों में परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक, इसके विपरीत जब हम अमॉर्फस की बात करते हैं या अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो वहाँ पे चूँकि समदैशिक है, वो समदैशिक मतलब उसमें लघु परास है, कोई ऐसे निश्चित व्यवस्था ही नहीं है, तो उसमें हम किसी भी प्रकार से नापें उस भौतिक गुण का मान लगभग एक ही जैसा मिलता है। ठीक, इसके बाद इसका एक विशिष्ट लक्षण और है आपका गलनांक। गलनांक में जो क्रिस्टलीय ठोस हमारे होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और जबकि बच्चों दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि रबड़ है जैसे या प्लास्टिक है, मान लीजिए अगर आप उसे गर्म करिए तो क्या वो किसी एक ताप पे पूरा पिघल जाता है? नहीं। अगर आप प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो पहले वो किसी ताप पे थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होता है, मुलायम होना शुरू होता है, और फिर जब बहुत अधिक उसको गर्म करते हैं तब जाके वो पूरा पिघलता है। तो यानी एक ताप से शुरू करके काफ़ी दूर तक हमें गर्म करके तब जाके हम उसको पूरा पिघला पाते हैं। तो एक पूरी रेंज टेम्परेचर की वहाँ पे हमें चाहिए होती है अक्रिस्टलीय ठोस को पिघलाने के लिए या गलाने के लिए। तो ये हो गया आपका परासीय गलनांक। और जबकि इसके विपरीत क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित गलनांक होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पे पाया जाता है। तो यही सब कारण है कि जो ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं इन्हें ही हम कहते हैं वास्तविक ठोस, और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इन्हें हम कहते हैं आभासीय ठोस। और हमने आपको उदाहरण बताया ही है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन सल्फाइड है, शुष्क बर्फ़ है जैसे आपकी, और इसके अलावा नमक है, चीनी है, ये सब लकड़ी है, लोहा है, तांबा, बहुत सारे उदाहरण आपको क्रिस्टलीय ठोसों के मिलेंगे। और इसके दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोसों में भी बहुत उपयोगी पदार्थ होते हैं। भले ही ये आभासीय ठोस हैं पर ये उपयोगी बहुत हैं। आपका रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, जो शीशा जितने हम यूज़ करते हैं ये सब आभासी ठोस में आते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि वास्तविक ठोस आपके क्रिस्टलीय ठोस ही हैं, तो अब हम उनके प्रकार के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो आबंधों के आधार पे जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस। तो आणविक ठोस हम सबसे पहले बात कर लें। तो जितने भी प्रकार के ये ठोस पढ़ेंगे हम इनमें, सबसे पहले हम देखें कि इनके अवयवी कण क्या हैं, यानी किस प्रकार के कणों से मिलके ये बना है। तो अगर हम आणविक ठोस की बात करें तो आणविक ठोस जो है वो 3 प्रकार से पुनः विभाजित होता है: ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित अणु। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम लेते हैं अध्रुवीय। बच्चों आप जानते हैं अध्रुवीय का अर्थ होता है इस प्रकार से बंध बने कि जो 2 परमाणु हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर ना हो, तो क्या होता है? कोई भी पोलैरिटी विकसित नहीं होती है, डेवलप नहीं होती है। तो अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है या आयोडीन है, इस प्रकार से ये बंध बन रहे हैं, तो चूंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है तो ये बंध आपके कैसे होंगे? अध्रुवीय बंध कहलाएंगे। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं, ठोस आयोडीन जैसे जो होगा, वो आपके बहुत ही, उनका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, ये मुलायम होते हैं और विद्युत रोधी होते हैं। अब इसके बाद ध्रुवीय ठोस की अगर हम बात करें
तो इसी जगह जहाँ हम ये बात कर रहे थे कि दो परमाणु इस प्रकार लिए हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं है, तो वो तो ध्रुवीय अध्रुवीय हो गए। अगर हमें ध्रुवीय परमाणु की बात करनी है तो इस प्रकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो परमाणु आप जानते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर है। तो अगर बहुत अधिक अंतर है इनकी विद्युत ऋणात्मकता में, तो स्वाभाविक सी बात है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। तो पार्शियल यानी आंशिक ऋणावेश इस पे और आंशिक धनावेश इस पे विकसित हो जाता है। इसको इस तरह से किस प्रकार का नेचर यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा पोलर या ध्रुवीय नेचर हो गया। तो जो इस प्रकार के अणु अगर ठोस बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे कि HCl, निर्जल HCl है आपका, अमोनिया है, ये सारे आपके ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। इसके बाद है आपका हाइड्रोजन आबंधित अणु। तो बच्चों आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से बंध बनाता है तो उसके अंदर अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो अगर इस प्रकार के अणु ठोस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो उसे हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं, जैसे कि बर्फ है। ठीक, अगला है आपका आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस में फिर वही बात आ गई कि अवयवी कण क्या होंगे। आयनिक ठोस है तो अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। आयन आपको पता है बच्चों कि आयनिक ठोस, आयनिक बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन जो कि विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो जो ये आयनिक ठोस होते हैं ये बहुत कठोर होते हैं और भंगुर यानी इनमें टूटने की प्रवृत्ति होती है। इनका गलनांक तो उच्च होता है और गलित अवस्था में इनमें विद्युत चालन हो सकता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं होता है। अब गलित अवस्था में क्यों होता होगा, सोचिए। जब ठोस अवस्था में ये हैं तो इनके पास कोई भी इस प्रकार का वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं है जो कि विद्युत प्रवाह को कर सके। लेकिन जब ये गलित अवस्था में होते हैं और जल में घुले होते हैं यह, तो जल इनके बीच जो ये अंतरा आणविक बल होता है, देखिए इस प्रकार से जो ये बल इनके मध्य होता है, जल के अणु इसको तोड़ देते हैं। तो यदि जल के अणु इसको तोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na+ और Cl- यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इनके द्वारा विद्युत प्रवाह हमारा होता है। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो नहीं किंतु गलित अवस्था में आपके विद्युत चालक होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके धात्विक ठोस। धात्विक बंध जो आपने पढ़ा है बच्चों कि बहुत ही लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनायन होते हैं। तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इनको जरा भी ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है या विद्युत क्षेत्र में लगाया जाता है तो ये प्रवाहित होने लगते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन जो है वो निमज्जित होता है। तो इसके अवयवी कण क्या हो गए, धनायन और इलेक्ट्रॉनों का एक पूरा पूल, ये इसके अवयवी कण हो गए। अब जो ये धात्विक ठोस होते हैं ये बहुत ही कठोर होते हैं और जैसा मैंने बताया आपको लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। तो इस वजह से इनमें विद्युत चालन बहुत अच्छा होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक भी बहुत ही अधिक उच्च होता है। जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे जो मेटल्स हैं ये आपके इस प्रकार के ठोस में आते हैं। इसके बाद आता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ये बच्चों हम क्रिस्टलीय ठोस के जो 4 प्रकार हैं उसी के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें अंतिम है आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो आपके उसमें अवयवी कण क्या है, परमाणु हैं, परमाणुओं से मिलकर के ये बना है। ये कठोर होते हैं और विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी दोनों प्रकार से, ना तो गलित अवस्था में, चाहे वो गलित अवस्था में हो चाहे वो ठोस अवस्था में हो, विद्युत रोधी ही ये होते हैं। और इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, जैसे हीरा है या क्वार्ट्ज है आपका, ग्रेफाइट है, ये सब इस श्रेणी के यानी सहसंयोजक श्रेणी के ठोस होते हैं। ग्रेफाइट बच्चों इसमें एक अपवाद है
क्योंकि उसकी संरचना आपने कक्षा 11 में पढ़ी थी, जो परतों में पाई जाती है, तो वो परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलने के कारण इनमें थोड़ी मुलायमियत भी होती है और चौथे इलेक्ट्रॉन के दूसरे बंध में होने के कारण इनमें थोड़ी विद्युत चालकता भी पाई जाती है। तो ये हो गए आपके 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस। तो अब जब हमने ये जान लिया क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको ये भी बताया जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं छोटी छोटी क्रिस्टल संरचनाओं से मिलके बनते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका क्या होते हैं। बच्चों, अगर आप कल्पना करें कि जो अवयवी कण जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि परमाणु, अणु या धनायन या आयन हो सकते हैं, उनको अगर हम बिंदु के रूप में व्यवस्थित करें, हमने आपको ये भी बताया कि निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, तो अगर बिंदुओं के रूप में व्यवस्थित करें 3 डायमेंशन में, क्योंकि ज़्यादा सभी ठोस जो है वो 3 डायमेंशन है, तो जो एक काल्पनिक ढांचा हमें मिलता है वही आपका क्रिस्टल जालक कहलाता है। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है कि ये जो बिंदु प्रदर्शित हो रहे हैं ये अवयवी कणों को दिखा रहे हैं और इनको हमने 3 विमाओं में जोड़ा, तो ये काल्पनिक ढांचा जो तैयार हुआ ये आपका कहलाता है क्रिस्टल जालक। और इसी क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी होती है यूनिट सेल। यहाँ देखिए, एक यूनिट सेल हमने इसमें से लेकर के अलग किया है। तो यूनिट सेल क्या हुई? क्रिस्टल जालक का वो छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, जिसको कि रिपीट करके, यानी कि जिसकी पुनरावृत्ति करके हम पूरे क्रिस्टल जालक को तैयार कर सकते हैं। इस यूनिट सेल को परिभाषित करने के लिए हमें 6 विमाओं की आवश्यकता होती है। वो 6 विमा कौन सी होंगी? जब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3 विमीय संरचनाओं की, तो वो पहले होगी आपकी ए, बी और सी, यानी 3 अक्षीय दूरियां। ये आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग 3 अक्षीय दूरियां ए, बी, सी। और इन्हीं अक्षीय दूरियों के बीच में बनने वाले ये कोण आपके ए सी के बीच में बीटा, बी सी के बीच में अल्फा और ए बी के बीच में गामा। ठीक, तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी यूनिट सेल को परिभाषित करते हैं। हमने बच्चों आपको बताया कि अवयवी कण जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था हो, ठीक है, तो वो जो व्यवस्था है यूनिट सेल में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे, यानी वो कहाँ पे पोजीशन है उनकी, इसके आधार पे यूनिट सेल जो है उसका हम वर्गीकरण करते हैं। और ये वर्गीकरण प्रमुख रूप से 2 भागों में होता है। पहली सेल होती है आपकी सिंपल यूनिट सेल, यानी सामान्य आद्य कोशिका जिसे हम बोलते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका। और दूसरी होगी आपकी केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो ये सिंपल यूनिट सेल को बच्चों आप पासे से या कमरे से आप समझ सकते हैं। उसका उदाहरण ले लीजिए। तो यूनिट सेल क्या है? जैसे कमरे में 4 दीवारें हैं, एक छत है और एक ज़मीन है, उसी प्रकार से सेल में भी हमारे 6 फलक हैं, 3 अक्षीय विमाएँ हैं, 3 कोण हैं। अब अगर उस कमरे के 8 कोनों मतलब 4 नीचे के और 4 ऊपर के कोनों में कण हों, अवयवी कण हों, तो इस प्रकार की जो कोशिका होगी वो आपकी होगी सिंपल यूनिट सेल। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम इसको एक पार्श्व भाग इसका देखें, केवल एक यूनिट सेल देखें, तो ये इस प्रकार की दिखाई देगी। अब आते केंद्रित एकक कोष्ठिका जो हमारी है, उसमें क्या है कि कोनों पे तो कण है ही हैं, 8 कोनों पे, इसके अलावा भी कहीं वो पाए जा रहे हैं। तो इसके आधार पे ये फिर से 3 प्रकार की हो जाती हैं। सबसे पहले है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है आपकी, इसमें 8 कोनों पे, ये देखिए, ये 8 कोनों पे तो परमाणु पाए ही जा रहे हैं। इन पूरी बॉडी यानी उस पूरी कोशिका के एकदम बीच में भी एक परमाणु या कण पाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी बॉडी सेंटर्ड सेल। देखिए, ये 4 ऊपर के और 4 नीचे के दिखाएं और ये एक बीच का, इसका पार्श्व भाग इस तरह से आएगा। इसके बाद आती है आपकी फलक केंद्रित। तो हमने आपको बताया भाई 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक में हर फलक पे अगर एक हो और 8 कोनों में भी परमाणु हो, तो ये आपकी हो जाएगी फलक केंद्रित कोष्ठिका। इसके बाद आती है आपकी अंत्य केंद्रित
कोष्ठिका। अंतकेंद्रित कोष्ठिका मतलब 8 कोनों पे कण हैं और आमने सामने के 2 फलक पे भी एक कण पाया जा रहा है। चलिए बच्चों, अब हम जो आज हमने सीखा उस पर थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ठोस से अत्यधिक कठोर तथा ठोस गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, इसका गलनांक भी उच्च है, तो ये किस प्रकार का ठोस होगा? अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, ये सहसंयोजक प्रकार का ठोस होगा। उन पैरामीटर्स के नाम लिखिए जिनसे यूनिट सेल परिभाषित होती है। तो हमने आपको बताया अल्फा, बीटा, गामा और ABC वो 6 पैरामीटर्स हैं जिनसे कि यूनिट सेल परिभाषित होती है। गृह कार्य बच्चों अब आपके लिए थोड़ा सा है, आज हमने जितनी पढ़ाई की है ये थोड़ा सा काम आपके लिए घर के लिए है। इसमें जो है वो पहला प्रश्न है आपका, उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ ठोस दिए गए हैं, इनको आप करिएगा और काय केंद्रित और फलक केंद्रित कोष्ठिका में अंतर लिखना है, जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अब ये तो आज का आपका पाठ हुआ बच्चों। इसके बाद इसके अगले भाग में, पहले भाग में आपने इतनी चीज़ें पढ़ी, ये गृह कार्य आप करेंगे। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि अवयवी कणों की संख्या की गणना कैसे होती है और इन कणों का संकुलन कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों आज जो आपने पढ़ा इसकी पूरी जानकारी आप भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा ऐप पे भी ले सकते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर था इसको आप माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस ऐप से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।